हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान आलम। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर, जो कि 6 वीडियो में कवर किया जा चुका है ऑलरेडी। और जो बाकी चैप्टर रह गया है वो इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और उन वीडियोस को जाकर देखिए। चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध आखिर है क्या। देखो, समाजशास्त्र क्या है? एक ऐसा शास्त्र जो कि समाज का अध्ययन करता है। और अगर हम सामान्य बोध की बात करें कि सामान्य बोध आखिर है क्या, तो सामान्य बोध क्या है ये देखो, इसको समझो। सामान्य बोध का मतलब होता है कि हमारे समाज के अंदर कुछ बातें प्रचलित होती हैं जिनका हमें ये पता नहीं रहता कि वो आई कहाँ से हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य बोध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अगर जी बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे साथ में गलती होगा, सही हो ही नहीं सकता। इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें जिनका कोई प्रमाण नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य बोध कहते हैं। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है समाजशास्त्र में कुछ ऐसे विचार जो हम समझ नहीं पाते कहाँ से आए हैं और यह जन सामान्य में प्रचलित होते हैं परंतु इनका कोई प्रमाण नहीं होता है। इस प्रकार के विचार सामान्य बोध कहलाते हैं। बिल्कुल देखो, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है। कुछ ऐसे विचार जिनका पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर वो प्रचलित हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सामान्य बोध कहते हैं। ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं होता। बिल्कुल बात ठीक है। देखो, जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे मान्यताएं हैं, उनका कोई तथ्यात्मक आधार होता ही नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो पहले से चली आ रही हैं, तो हम भी उन्हीं को चलाए जा रहे हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, ये भी एक सामान्य बोध का ही उदाहरण है। अब देखो, अगली हेडिंग देखते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं सामग्री। देखो, हर किसी चीज़ की अपनी एक विषय होता है, एक वस्तु होती है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें तो उसकी भी अपनी एक विषय वस्तु है और सामग्री है। इसी तरीके से समाजशास्त्र की भी विषय वस्तु है और सामग्री है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं विषय क्षेत्र लिखा हुआ है। तो विषय क्षेत्र आखिर है क्या? वह संभावित सीमाएं जहाँ तक एक विषय का अध्ययन किया जा सके। देखो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी विषय है उसका अध्ययन कहाँ तक किया जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? विषय क्षेत्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो समाज के अंतर्गत ही किया जाता है, समाज के बारे में ही जाना जाता है। तो समाजशास्त्र की सीमाएं क्या होंगी? केवल समाज से जुड़ी हुई होंगी। समाज में जो भी बातें प्रचलित हैं वहाँ तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो यानी एक किसी सब्जेक्ट का वो क्षेत्र जहाँ तक उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? विषय क्षेत्र बोलते हैं। अब बात करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु देखो क्या होता है, जब हमारे पास में कोई भी सब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंतर्गत जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विषय वस्तु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हमारे जो संबंध होते हैं, हमारी जो अंतक्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। समाज के जो भी घटक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु बोलते हैं। आइए देखते हैं, अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे निश्चित बातें या विषय जिनका अध्ययन शास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। विषय वस्तु यानी कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ऐसे विषय जिनका अध्ययन उस विषय के अंतर्गत किया जा सके, वो क्या कहलाता है? उसकी विषय वस्तु कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारे मान के चलो संबंधों का, जो हमारे मानव संबंध होते हैं, मानवीय जो अंतक्रियाएं होती हैं। तो ये क्या है? ये जो हमारे मानव संबंध हैं, ये जो हमारी अंतक्रियाएं हैं, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु हो गई। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंकेल्स के अनुसार विषय। अब देखो हुआ क्या, हमारे जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे इंकेल्स, तो उन्होंने क्या काम करा,
उन्होंने अपना जो है तरीका दिया कि किस तरीके से हम समाजशास्त्र को समझ सकते हैं। उन्होंने कुछ हमें पथ बताए, कुछ पथों की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि वो पथ क्या हैं। अगर हम उन पथों की बात करें, उन पथ में सबसे जो पहला पद है वो है ऐतिहासिक पथ। तो ऐतिहासिक पद क्या है इसको समझिए ज़रा। जो हमारे अंकल्स थे उन्होंने बताया, तो हमारा ये जो बेटा ऐतिहासिक वाला ये जो पद है, ये देखो ये वाला ऐतिहासिक पद, अभी केवल हम ऐतिहासिक पद को ही समझने जा रहे हैं। ऐतिहासिक पद का मतलब क्या है, फिर अनुभविक पद को समझेंगे और फिर विश्लेषणात्मक पद को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो तीनों ही पद हैं, इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं बेटा, समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाए, समाजशास्त्र में रिसर्च कैसे की जाए, ये समाजशास्त्र है क्या, ठीक है ना। इन सारे पदों से हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। और जो हमारा जो विषय वस्तु का निर्धारण होता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए, ये भी किसके माध्यम से पता चलता है बेटा, ये भी इन पदों के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ऐतिहासिक पद के बारे में। तो चलिए देखते हैं अपने ऐतिहासिक पद की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हमारा ऐतिहासिक पद है इसकी तरफ चलते हैं। अब आप इस ऐतिहासिक पद को समझिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए विद्वानों के द्वारा लेखों को अध्ययन करना ऐतिहासिक पद कहलाता है। देखो अगर आपको ये पॉइंट ना भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। हमारे बेटे कुछ समाजशास्त्री थे समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा समाजशास्त्र के में खोज की। मान के चलो उन्होंने समाजशास्त्र के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान किन्हीं किताबों में, किसी प्रकार के ग्रंथों में लिख दिया। अब आप समझना चाहते हैं कि समाजशास्त्र है क्या, तो आपने क्या काम करा, उन किताबों को उठाया, उन ग्रंथों को उठाया और पढ़ना चालू कर दिया। ये जो पथ है समाजशास्त्र को जानने का, इसको बोलते हैं बेटा ऐतिहासिक पथ। यानी जो भी हमारी अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा किताबें लिखी गई हैं उनके माध्यम से समाजशास्त्र को पढ़ना और समाजशास्त्र को समझना, समाजशास्त्र क्या कहलाता है बेटा, ऐतिहासिक पथ कहलाता है। अब देखते हैं हमारे इसमें एक प्रमुख विद्वान भी हैं जो है बेटा सोरोकिन। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी प्रसिद्ध कृति जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरियन इन्होंने लिखी। और इन्होंने इनमें क्या काम करा, 1000 समाजशास्त्रियों के नामों का उल्लेख किया जिन्होंने समाजशास्त्र में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। समझ में आया नहीं? तो इन्होंने जो है हमारी प्रसिद्ध कृति जो बुक लिखी इसमें 1000 समाजशास्त्रियों का उल्लेख किया जिन्होंने समाजशास्त्र में अपना जो है योगदान दिया। और इन्होंने कम से कम 1178 पृष्ठों के 2 ग्रंथों में समाजशास्त्र के इतिहास का उल्लेख किया कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, समाजशास्त्र कहाँ से आया। तो ये जो सोरोकिन थे हमारे बहुत ही अच्छे मतलब एक विद्वान थे, समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया समाजशास्त्र के अंदर। और फिर उन्होंने ये अपनी प्रसिद्ध कृति लिखी, उसमें 1000 लोगों के नामों का योगदान दिया। उसके बाद में फिर ये अपने 1078 पृष्ठों के 2 ग्रंथ लिखे जिसमें समाजशास्त्र के इतिहास का उल्लेख किया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो आज के समाजशास्त्री हैं वो कौन है। तो अगर हम अपने आधुनिक समाजशास्त्रियों की बात करें तो उसमें ऑगस्ट कॉम्ट जो कि फ्रांस के हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्कीम तथा मैक्स वेबर भी बहुत अच्छे हमारे समाजशास्त्री हैं और इनको भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है। एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे मैक्स वेबर के बारे में, स्पेंसर के बारे में, या फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि समाजशास्त्र के पिता कौन है, तो वो कौन है, ऑगस्ट कॉम्ट। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समानताएं। अब जो हम ऐतिहासिक पद से जो अध्ययन कर रहे थे उसकी विषय वस्तु में कुछ समानताएं निकल कर आई। पहले हम उन समानताओं को समझेंगे। तो वो समानताएं क्या हैं? समाजशास्त्र की जो हमारे समाजशास्त्री थे उन्होंने जब अध्ययन करा तो उनमें मतलब कुछ जो ऐतिहासिक बात था, हम जानते हैं कि हम समाजशास्त्रियों के अध्ययनों को पढ़ते हैं तो उन सभी ग्रंथों के अंदर कुछ समानताएं थी। तो वो समानताएं क्या थी, चलो ये समझते हैं।
अगर आप यहाँ से समझेंगे, देखो पहली समानता थी सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र में जोड़ते हैं। यही जो भी हमारे समाजशास्त्री थे पुराने ज़माने के, जो हमारे ओल्ड टाइम में थे, वो क्या करते थे, जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं क्या मतलब, जैसे विवाह हो गया, विवाह भी एक सामाजिक संस्था है, तो इन सामाजिक संस्थाओं को क्या करते थे बेटा, समाजशास्त्र में जोड़ते थे। ठीक है। फिर भिन्न पर जोर की पारस्परिक संबंधों को, जो हमारे अलग अलग तरीके के मतलब पारस्परिक संबंध थे, उन पर भी जोड़ दिया, सबने जोड़ दिया उन पर। तीसरी समानता हम देखते हैं, संपूर्ण समाज को समाजशास्त्र की इकाई माना जाए। इन्होंने कहा कि जो हमारा भैया पूरा समाज है, किसी में भी मतलब ऐसा ना हो कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, समाज में जो भी है उसे समाजशास्त्र की इकाई माना जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये समाज में है लेकिन ये समाजशास्त्र में नहीं होगा, तो संपूर्ण समाज को समाजशास्त्र की इकाई माना जाए। फिर है सामाजिक संबंध एवं क्रियाओं को समाजशास्त्र के अंतर्गत रखना। इन्होंने क्या काम करा बेटा, जो भी हमारे समाजशास्त्री थे उन्होंने एक काम और करा, उन्होंने जो भी हमारे सामाजिक संबंध हैं और जो क्रियाएं हैं उनको समाजशास्त्र के अंतर्गत रख दिया। समझ में आया नहीं? तो उम्मीद है आपको ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जो हमारी समानताएं वो समझ में आई होंगी। यहीं से ही हम अपने इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।